Hello students, welcome back to my YouTube channel The Medicos World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो बच्चों, हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसके अंदर हम कौन कौन सी गैस का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। जो ब्लड है वो क्या है, मीडियम है, वो माध्यम है। ब्लड के थ्रू ही हमारी O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट सेल्स तक एल्वियोलाई से। अबाउट 97% ऑफ O2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड। जो 97% ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होएगी, वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होएगी। और जो रिमेनिंग 3% बच गई वो कैसे ट्रांसपोर्ट होएगी, वो डिज़ोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू जाएगी। डिज़ोल्व स्टेट मतलब कि वो प्लाज्मा के अंदर घुल जाएगी, क्योंकि O2 भी तो सोल्यूबल होगी ना प्लाज्मा के अंदर। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, जो CO2 होती है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है प्लाज्मा के अंदर एज़ कंपैरिजन टू O2। कितनी ज़्यादा, 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल होती है। आगे देखो, वेयर एज जो 70% है, जो 20 से 25% CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होती है RBC से। और जो 70% होगी CO2 वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। और बाकी की जो हमारी 7% CO2 बच गई वो कैसे होएगी, वो डिज़ोल्व स्टेट में होएगी प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमारे पास दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन और CO2। जो ऑक्सीजन है ये दोनों क्या है, हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म करती हैं, ब्लड सर्कुलेटरी गैसेस हैं। जो O2 है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, वो 3% ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के अंदर। और 97% कैसे होती है, RBC के थ्रू। जबकि जो हमारी CO2 है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, CO2 हमारी 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल होती है ना। तो हमारी 70% जो CO2 है वो होती है HCO3 नेगेटिव, यानी कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। 20 से 25% तक CO2 कैसे ट्रांसफ़र होती है, RBC के थ्रू। और बची हुई जो हमारी 7% है वो कैसे होती है, प्लाज्मा के थ्रू। आगे देखो, आगे फिर है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, लेकिन इससे पहले हम कुछ डाटा देख लेते हैं एक बार। देखो, $100 ग्राम ब्लड में कितना HB होगा, 15 ग्राम HB। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, कि 1 ग्राम HB के अंदर कितनी ऑक्सीजन होगी, 1.39 ml ऑक्सीजन। इसीलिए अगर 1 HB के अंदर 1.39 ml ऑक्सीजन है तो हमारे अंदर कितना, 100 ग्राम ब्लड हम ले लेते हैं, तो 100 ग्राम ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होगी, 100 ग्राम ब्लड में HB कितना था, 15 ग्राम, यानी कि 15 ग्राम HB और 1.39 ml ऑक्सीजन, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 20 ml ऑक्सीजन होगी हमारे 100 ग्राम ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हमने अभी पढ़ा RBC के थ्रू और प्लाज्मा के थ्रू। RBC में से कितनी ऑक्सीजन जाती है, 97%, और प्लाज्मा के थ्रू कितनी जाती है, 3%। जो हमारी ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट है ये। और प्लाज्मा के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्ड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं, जैसे कि ये RBC, WBC, प्लेटलेट, ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस RBC को बाहर निकाल लिया। इसके स्ट्रक्चर को हम जूम करके देखते हैं, तो ये रही हमारी RBC।
आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, हीमोग्लोबिन, ऐसे छोटे छोटे हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने क्या किया, इस हीमोग्लोबिन को HB से डिनोट करते हैं, हमने इस हीमोग्लोबिन को भी बाहर जूम करके निकाल लिया। ये रहा हमारा हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन से के अंदर क्या होता है, 4 हीम के मॉलिक्यूल्स होते हैं और 4 ही ग्लोबिन की चेन्स होती है। ग्लोबिन की चेन्स मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये क्या है, हमारे हीम मॉलिक्यूल, और ये क्या है, हमारी ग्लोबिन चेन्स। अब ये ग्लोबिन चेन्स भी जो होती हैं वो 2 तरह से होती है, 2 तरीके की। ये हमने मान लिया हमारी ग्लोबिन चेन 1 और ये 2, तो इसका नाम होता है अल्फ़ा, इसका होता है बीटा। तो इसी तरीके से 4 हीमोग्लोबिन की चेन्स है ना, तो 2 क्या हो जाएंगी, अल्फ़ा, और 2 क्या हो जाएंगी, बीटा। तो हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, 4 हीम के मॉलिक्यूल्स, 4 ग्लोबिन चेन्स, जिनमें से 2 अल्फ़ा ग्लोबिन, 2 बीटा ग्लोबिन। ठीक है। अब जो हमारा हीम मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये हमारा हीम मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है Fe2+ की स्टेट में, जिससे हमारा ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर जाता है। अब जब ऑक्सीजन इस आयरन से Fe2+ से बाइंड करेगा तो क्या होगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ज्वाइन होता है, यहाँ पे कौन से बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और इस बाइंडिंग के अंदर, कौन सी बाइंडिंग के अंदर, कि जब ऑक्सीजन Fe2+ आयन से बाइंड कर रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन के Fe2+ के साथ जुड़ने की, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजिनेशन। ऑक्सीडेशन नहीं बोलते, ऑक्सीजिनेशन बोलते हैं। चलो अब हम अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीमोग्लोबिन कैसी है, रेड कलर की, आयरन कंटेनिंग, क्योंकि हमने पढ़ा ना आयरन यहाँ पे कौन सी फॉर्म में है, Fe2+ की फॉर्म में है। प्रेजेंट इन द आरबीसी, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर। O2 क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है रिवर्सिबल मैनर में, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, या उसको बोलेंगे एसोसिएशन। और जब वो टिश्यूज़ के पास जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डिसोसिएशन, यानी कि वो हीमोग्लोबिन से अलग भी हो सकती है, इसीलिए बोला गया रिवर्सिबल, जो हम वापस चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिवर्सिबल मैनर। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी वर्ड कहाँ से आया, ऑक्सीजन से, और हीमोग्लोबिन का मतलब है जो हमारा हीमोग्लोबिन कंपाउंड प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर। जो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो क्या कैरी करता है, वो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है। क्यों कर सकता है, मैक्सिमम 4 ही क्यों बोला, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारा ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या थे, ये 4 हीम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट था Fe2+ की फॉर्म में, और वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन बाइंड कर रही थी, और 4 ही क्या थी, हमारी ग्लोबिन चेन्स थी। यानी कि जब 4 हीम के मॉलिक्यूल्स हैं, 4 साइड्स हैं ऑक्सीजन के बाइंड करने की, तो मैक्सिमम 4 ही ऑक्सीजन हम लोग बाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of O2. Binding of O2 with hemoglobin is primarily related to partial pressure of O2. अब कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन से, किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो हो सकता है 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड हो जाए हीमोग्लोबिन के साथ, या और ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है तो 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएं। ठीक है, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगी। बाइंडिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन और टेम्परेचर, ये क्या है, दूसरे फैक्टर्स है जो इंटरफेयर करते हैं बाइंडिंग के साथ। यानी कि यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ या डिसोसिएशन करेगी। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वो होते हैं CO2, H+ आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन्स, और कौन से होते हैं हमारे, टेम्परेचर, और 2, 3
DPG, ये कंपाउंड होता है, ठीक है। अगर हमारी CO2 क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ज़्यादा हो रही है, H+ बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है और 2,3 DPG बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर ये सारे डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारी ऑक्सीजन ईज़िली बाइंड कर सकती है हीमोग्लोबिन के साथ। और यहाँ पे H+ का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का मतलब क्या है कि अगर H+ बढ़ रहा है तो हमारी जो pH है वो क्या होगी, कम होगी। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी दिया होता है H+ की जगह वहाँ पे इनडायरेक्टली हमको pH दे देते हैं कि pH डिक्रीज़ हो रही है, तो बताओ ऑक्सीजन बाइंड करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा या नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि pH कम है यानी कि H+ ज़्यादा होंगे, और अगर H+ कम है तो pH को ज़्यादा कर देना, ठीक है। आगे देखो, ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। जैसे जैसे देखो यहाँ पे ग्राफ देखो, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, और यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि कितनी परसेंटेज सैचुरेशन हो रही है हीमोग्लोबिन की। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो जो हमारी सैचुरेशन है, सैचुरेशन मतलब हीमोग्लोबिन किस रेट से बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, वो भी क्या हो रही है, वो भी बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे 20 था तो हमने देखा 1 मॉलिक्यूल बाइंड कर गया, फिर हमारा 40 हुआ तो 2 मॉलिक्यूल बाइंड कर गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, मैं एक चीज़ बताती हूँ, देखो जब हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, ये हमारा हीमोग्लोबिन है एक मॉलिक्यूल, जब इसके साथ एक ऑक्सीजन बाइंड करती है यानी कि कितनी सैचुरेशन हुई है, 25%। जब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं तो कितनी सैचुरेशन हुई है, 50%। जब 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं तो कितनी सैचुरेशन हुई है, 75%। और जब 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं तो पूरी सारी साइड्स भर गई हैं, क्योंकि 4 ही साइड थी ना, तो 100% सैचुरेशन हो गई। यही बोला हुआ है यहाँ पे, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, उसी तरीके से सैचुरेशन भी बढ़ती रहेगी हमारी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ। अब ये कैसा करवा रहा है, सिग्मोइड करवा रहा है, एस शेप का। ये देखो एस शेप बन रही है ना यहाँ पे इसकी, इसलिए बोला है सिग्मोइड शेप का। इसी कर्व को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन क्या हो रही है, अलग हो रही है या जुड़ रही है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। और ये हाईली यूज़फुल है स्टडी करने में कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि PCO2 H+ कंसनट्रेशन, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है। तो एल्वेलाई के अंदर क्या होगा, वहाँ पे हाई O2 होती है, लेकिन बाकी सारी कंडीशन CO2 भी कम होती है, H+ भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है। तो इसीलिए हमारी जो ऑक्सीजन है वो जल्दी से बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, कहाँ पे, एल्वेलाई में। लेकिन टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है, टिश्यू के पास अब उसने इतना सारा वर्क परफॉर्म किया है ना, हमारे बहुत सारे सेल्स ने और टिश्यूज़ ने, तो वो क्या रिलीज़ करता है, CO2, यानी कि उनके पास CO2 ज़्यादा होगी तभी तो रिलीज़ कर रहे हैं ना। तो वहाँ पे CO2 भी ज़्यादा है, H+ भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाता है O2 का। तो यही बोला हुआ है कि ये सारी जो कंडीशंस है टिश्यूज़ के अंदर, ये फेवरेबल है डिसोसिएशन के लिए ऑक्सीजन के, किसके साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से वो टूट जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट हो जाता है। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग। इसीलिए बोला कि हमने ऊपर देखा ना अभी, लंग के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन डिसोशिएट हो रही है, वो अलग हो रही है टिश्यूज़ पे। तो अभी ये मैंने बताया है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमने कितना लिया, 100 ml, तो वो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है, 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है टिश्यूज़ को, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब जब हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, फिर हम देखेंगे कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अभी हमने पहले क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड RBC में कितनी जाती है, 20 से 25%। उसके बाद हमने देखा था कि प्लाज्मा के अंदर कितनी जाती है, 7%। और HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में, यानी कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कितनी जाती है, 70%। तो जब जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा, कार्बिनो हीमोग्लोबिन।
कार्बिनो मतलब कि कार्बन, अमीनो, हीमोग्लोबिन, HB। और ये कितना है 20 से 25%। दिस बाइंडिंग इज़ रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। जैसे ऑक्सीजन की बाइंडिंग ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रही थी ना, ऐसे ही जो CO2 की बाइंडिंग है वो CO2 के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। जो अब वहाँ पे क्या, जब हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा तो CO2 एक मेन फैक्टर था जो डिटरमाइन कर रहा था कि जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करेगी या नहीं। तो यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे O2 मैक्सिमम फैक्टर होगा जो बताएगा, मेजर फैक्टर होगा कि CO2 बाइंड करेगी या डिसोशिएट करेगी HB से। तो जब PCO2 हाई होगा और PO2 लो होगा तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी, उसकी बाइंडिंग हो जाएगी, मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 अकर्स। जबकि PCO2 लो होगी, पार्शियल प्रेशर कम है CO2 का, तो क्या हो जाएगी, डिसोशिएशन हो जाएगी, जो कहाँ पे होती है, एल्वियोलाई में। तभी तो CO2 बाहर जा पाती है। और क्या बनाता है हमारा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन जाता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो CO2 है वो जो बाइंड हुई थी हीमोग्लोबिन के साथ टिश्यूज़ से, वो क्या हो जाएगी, डिलीवर हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी एल्वेलाई के अंदर। RBC कंटेन करती है एक बहुत ही हाई कंसनट्रेशन एंजाइम की, जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में और बाकी सारे अदर एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। देखो यहाँ रिएक्शन भी दी हुई है, आगे देखते हैं एक बार। वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम इज़ प्रेजेंट इन प्लाज्मा। की RBC के अंदर तो ज़्यादा कंसनट्रेशन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की, और प्लाज्मा के अंदर क्या है, उसकी कम क्वांटिटी है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। अब जो ये एंजाइम है, ये फॉलोइंग जो नीचे रिएक्शन दी हुई है, ये कराता है दोनों डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो CO2 है और H2O है, यानी कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, वो क्या कर रहे हैं, वो मिलके बना रहे हैं H2CO3। किसकी फॉर्म में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में। और फिर जो ये H2CO3 है, ये किस में टूट रहा है हमारा, ये टूट रहा है बाइकार्बोनेट और H+ आयन में, HCO3 नेगेटिव और H+ आयन में। फिर किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये ज़रूर पूछी जाती है। एट द टिश्यू साइड, जब टिश्यूज़ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होगा, किसकी वजह से, कैटाबॉलिज्म की वजह से। क्योंकि हम कैटाबॉलिज्म मैंने कल भी बताया था, कैटा मतलब काटना, ब्रेक डाउन कर देना, उसकी वजह से CO2 डिफ्यूज़ कर रही है ब्लड के अंदर, यानी कि RBC और प्लाज्मा के अंदर, और क्या बनाती है, HCO3 नेगेटिव और H+ आयन। और एल्वियोलर साइड पे क्या होता है, जहाँ पे PCO2 कम होता है, वहाँ पे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या बनेगा, CO2 और H2O। यानी कि टिश्यूज़ के अंदर तो हमारा क्या हो रहा है, ये रिएक्शन एज इट इज़ चल रही है, यहाँ पे CO2 + H2O मिलके बाइकार्बोनेट बना रहे हैं। लेकिन अब हमारा बाइकार्बोनेट आगे जाके हमें बाहर भी तो निकालना है ना, बाइकार्बोनेट मतलब CO2 से ही बना है, तो हमें CO2 बाहर भी तो निकालनी है बॉडी से। तो ये वापस से जो हमारा बाइकार्बोनेट और H+ बना था, ये वापस उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, और क्या बनाएगा, H2CO3, और फिर H2CO3 क्या बनाएगा, CO2 और H2O। H2O हमारा प्लाज्मा में चला जाएगा ब्लड की कंसनट्रेशन के अंदर, और जो CO2 है वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। यही बोला हुआ है यहाँ पे कि टिश्यूज़ के अंदर ये सीधी रिएक्शन चलेगी और एल्वियोलाई के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, और CO2 और H2O बन जाएगा। इसीलिए जो CO2 है, जो ट्रैप हुई थी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में टिश्यू लेवल पे, और ट्रांसपोर्ट होती है एल्वियोलाई पे, और रिलीज़ किस फॉर्म में होती है, CO2 की फॉर्म में। कि बनी तो टिश्यूज़ पे बाइकार्बोनेट की फॉर्म में थी, लेकिन रिवर्स चलने की वजह से रिएक्शन एल्वियोलाई के अंदर CO2 से की फॉर्म में जाके वो वापस निकल जाती है। अब यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज़ है क्या, कि जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितनी CO2 को डिलीवर करता है एल्वियोलाई के अंदर, 4 ml। और अभी हमने पढ़ा था कि जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितनी ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, 5 ml। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद रखना। फिर है हमारा रेगुलेशन। देखो रेगुलेशन में क्या बोला हुआ है, ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। इसने बोला कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके पास ये बहुत सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट एबिलिटी है उनके पास, क्या, कि वो मेंटेन कर सकते हैं और मॉडरेट कर सकते हैं कि किस रेट पे उन लोगों को रेस्पिरेटरी करनी है,
कि जब हमारी फ़्लाइट एंड फाइट वाली मूवमेंट होती है, जब हम किसी चीज़ से डर रहे हैं, जैसे कि हमारे पीछे मान लो कुत्ता पड़ गया, तो हम क्या करते हैं, हम भागते हैं ना। तो उस टाइम पे हमारी रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं तब हमें इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है क्योंकि हम रेस्टिंग मोड पे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप से सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं ना, हमारा माइंड खुद रेगुलेट कर रहा है, वही बोला है यहाँ पे। और ये कौन रेगुलेट करता है, न्यूरल सिस्टम, जो हमारा ब्रेन है। एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मेड्यूलर रीजन के अंदर, ये याद रखना, ब्रेन के, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये सेंटर के नाम याद रखना और कहाँ पे प्रेजेंट है, इनका क्या काम है, ये इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन के अंदर कि मेड्यूलर के अंदर जो सेंटर प्रेजेंट है उसका क्या नाम है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करने के लिए। और दूसरा सेंटर कौन सा है, एक सेंटर तो हमने ये पढ़ लिया मेडुला का, और दूसरा सेंटर कौन सा है हमारा, पोन्स के अंदर प्रेजेंट है, उसका क्या नाम है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये भी क्या करता है, ये फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है, चेक करता है। जो न्यूरल सिग्नल है इन सेंटर से वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पिरेशन जिस रेट से हो रहा था उसको कम कर देंगे और क्या करेंगे, ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और रेस्पिरेटरी रेट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक कीमो सेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट है जो किसके है, एडजेसेंट है, साइड में है रिदम सेंटर के। हमारा रिदम सेंटर कहाँ था, मेड्यूला में, यानी कि कीमो सेंसिटिव सेंटर भी कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारा मेड्यूला के अंदर ही, जो हाईली सेंसिटिव है CO2 के लिए, यानी कि जब भी CO2 बढ़ेगी तो हमारे कीमो सेंसिटिव, कीमो नाम ही बता रहे, कीमो मतलब केमिकल, और CO2 क्या है, केमिकल ही है ना, केमिकल CO2 और हाइड्रोजन प्लस आयन, जब ये बढ़ेंगे तो हमारे कीमो सेंसिटिव एरिया को पता लग जाएगा। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, यही बोला है यहाँ पे, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर, जो क्या करेगा, फिर रिदम सेंटर को बता देगा कि CO2 और H+ आयन बढ़ गए हैं, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें रेस्पिरेशन को ऑल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ताकि ये जो सब्सटेंस है CO2 और H+ ये हम एलिमिनेट कर सकें, हमारी बॉडी से बाहर निकाल सकें। जो रिसेप्टर्स हैं, अब ये जो सेंसिटिव एरिया है ना, कीमो सेंसिटिव एरिया हो गया, रिदम सेंटर हो गया, यहाँ पे भी बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो डिटेक्ट करते हैं कि हम CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ गई है या H+ की कंसनट्रेशन बढ़ गई है। अब यहाँ पे भी कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एयोर्टिक आर्क में, एयोर्टिक आर्क मतलब एयोर्टा के अंदर, और कैरोटिड आर्टरी में, ये दोनों के नाम याद रखना यहाँ पे, एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, जो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करते हैं कि CO2 और H+ की कंसंट्रेशन में चेंज हो गया है, और ये क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं कहाँ पे, रिदम सेंटर में, रेमेडियल एक्शन के लिए, रेमेडियल एक्शन मतलब बचाव के लिए, कि रेस्पिरेशन को जल्दी से ठीक करो। जो रोल ऑफ ऑक्सीजन है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट है, सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड और H+ की कंसंट्रेशन ही देखते हैं। देखो यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये देखो, ये हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, हमने कल पढ़े थे ना, इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, यहाँ पे भी रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पोन्स रीजन को और मेड्यूलर रीजन को पता चल गया। अब यहाँ पे कौन से रीजन प्रेजेंट है, मेड्यूला में रिदम सेंटर और पोन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और एक और सेंटर होता है एपन्यूस्टिक सेंटर, इन दोनों को मिला के बोला जाता है पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर। अभी तुम यही याद रखो सिर्फ कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर प्रेजेंट है, और मेड्यूला में कौन सा सेंटर प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये क्या करेंगे, ये सिग्नल देंगे आगे किसको, इन मसल्स को, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है कि अभी CO2 और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, और ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन को ऑल्टर कर देंगे, चेंज कर देंगे। फिर है हमारा डिसऑर्डर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के, 3 डिसऑर्डर है। पहला है यहाँ पे एस्थमा। एस्थमा के अंदर क्या होगा, ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होती है, और साथ में क्या होता है, व्हीजिंग साउंड आती है, सीटी जैसी साउंड आती है, किसकी वजह से, इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। सिंपल सी बात है कि जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन मतलब कि स्वेलिंग हो गया, तो कैसी, ऐसे जब हमें जुकाम हो जाता है तो ऐसी सीटी जैसी बजने जैसी साउंड नहीं आती है, व्हीजिंग साउंड, उसको बोला हुआ है यहाँ पे, वैसी साउंड आती है, और ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, उसको बोलते हैं अस्थमा। और एम्फाइसीमा, इसको नाम से याद रखो, देखो एम्फाइसीमा, सीमा मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना सीमा, बॉर्डर पे, रीजन, एरिया, तो उससे याद रखो कि जो हमारा एरिया है वो डिक्रीज़ हो जाएगा लंग के सरफेस का, तो यही बोला गया। ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, क्रोनिक मतलब जो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है, क्रोनिक है।
और इसके अंदर क्या होता है, जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेशन का एरिया है, सीमा एरिया सरफेस, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं होगी। और इसका मेजर कोज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जनरली ये प्रॉब्लम देखी जाती है एम्फाइसीमा की। उनका जो सरफेस एरिया है लंग्स का वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है। फिर हमारी लास्ट कौन सी डिजीज़ है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसका भी नाम ही बता रहा है ऑक्यूपेशनल, यानी कि जो लोग ऑक्यूपेशन काम कर रहे होंगे ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे धुआं वगैरह स्मोक ज़्यादा होगा या डस्ट होगा, जैसे कोल माइंस वगैरह हो गई, आयरन ओर्स की इंडस्ट्रीज़ हो गई, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हो गई, वहाँ पे उनके अंदर ये डिसीज़ देखी जाएगी। देखो इन सर्टेन इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में स्पेशली कौन कौन सी, ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है। तो जो डिफेंस मैकेनिज़्म है यानी कि इम्यूनिटी है पर्सन की, वो क्या हो जाती है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, वो फुल्ली कोप अप नहीं कर पाती सिचुएशन से। तो क्या होता है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक इसी स्मोक के कंटेक्शन में आने की वजह से जो हमारी इन्फ्लामेशन है वो बढ़ जाती है और भी ज़्यादा, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी कि प्रोलिफरेशन हो जाती है। प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ, बढ़ जाना किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे किसका बढ़ रहा है, फाइब्रोसिस, यानी कि फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन हो रहा है, उसकी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। अब ये किसके अंदर, इसीलिए क्या बोला गया है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क का यूज़ करना चाहिए जो वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ा। कौन कौन सी गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन के अंदर हमने पढ़ा कि सिग्मोइड शेप का कर्व बनता है, यानी कि एस शेप का। और कार्बन डाइऑक्साइड में हमने क्या पढ़ी, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी जिसके अंदर कौन सा हमारा एंजाइम यूज़ हो रहा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये जो डाटा भी मैंने बताया था बीच में वो एक बार याद कर लेना। फिर रेगुलेशन के अंदर सिर्फ सेंटर्स याद रखने और उनके काम, और ये याद रखना कि ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ CO2 और H+ का रोल होता है। फिर हमने कुछ डिसऑर्डर्स पढ़े जिनमें क्या था, अस्थमा, एम्फाइसीमा। अस्थमा मतलब इन्फ्लामेशन हो गई है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। एम्फाइसीमा मतलब सीमा कम हो गई है, सरफेस एरिया कम हो गया है। इसका क्या मेन कोज है, सिगरेट स्मोकिंग। और फिर हमने एक और डिजीज़ पढ़ी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नाम ही बता रहा है ऑक्यूपेशनल, मतलब जो काम कर रहे हैं कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कौन सी इंडस्ट्रीज़, ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग वाली, वहाँ पे होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को प्रोटेक्टिव मास्क का यूज़ करना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाला चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. Please like, share and subscribe my YouTube channel, The Medicos World. And don't forget to comment the positive vibes and your queries. And I will also post the NEET related PYQs related to this content, breathing and exchange of gases. So stay tuned, keep loving, keep supporting. Thank you so much.